नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक के ऊपर। दोस्तों, लास्ट अध्याय में हम RT एक्ट के अंदर बात कर रहे थे और हमने इसकी कानूनी प्रक्रिया के बारे में जाना था। फटाफट जल्दी से सारे लाइव आ जाओ, फिर शुरू करते हैं अपन। हाँ भाई, वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, जल्दी से लाइव आ जाए भाई। देखिए, हमने RTE की कानूनी प्रक्रिया को देखा था लास्ट क्लास के अंदर। RT एक्ट की कानूनी प्रक्रिया तो हमने देखा था कि 2 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसके बाद में 20 जुलाई को राज्यसभा के अंदर पारित हुआ था। फिर 4 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ था। 26 अगस्त को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हस्ताक्षर किए थे। जैसे ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तो यह जो बिल था हमारे पास में वो कानून के रूप के अंदर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो हमसे जब सवाल पूछा कि RTE कानून कब बना, तो कानून बना कब हमारे पास में 26 अगस्त 2009 को यह कानून बन चुका था। फिर सवाल को घुमाकर पूछा था कि RTE एक्ट संसद के द्वारा कब पारित हुआ, तो हमने देखा संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब जिस दिन तीनों पारित कर देंगे उस दिन संसद के द्वारा पारित माना जाएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा ने हमारे 20 जुलाई को कर दिया था, फिर लोकसभा ने 4 अगस्त को और राष्ट्रपति ने 26 अगस्त को। तो इसका मतलब 26 अगस्त 2009 को संसद के द्वारा क्या हो गया, पारित हो गया। फिर हमने देखा था 27 अगस्त को क्या कर दिया था, हमने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और उसके बाद 20 फरवरी 2010 को इसका विभागीय दस्तावेज हुआ था। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को, इस डेट को याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में किसको, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके RTE एक्ट लागू हो गया था। ठीक है, अब देखना इसकी धारा 38 के अंदर, और हमें जैसे धारा 26 है, धारा 23 है, इनके अंदर हमने राज्य सरकारों को कुछ छूट दी थी। इसी की अपेक्षा कर जो है हमारे राजस्थान के अंदर हमने थोड़ा संशोधन करके फिर इसको लागू किया, ध्यान रखना। तो RTE वैसे संपूर्ण भारत में पूछे तो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ध्यान रखना। जब लागू हुआ तो इसकी स्ट्रक्चर जो थी, यहाँ पर भारत के अंदर इसकी संरचना थी कि इसमें 7 अध्याय थे और 38 धारा थी और 1 अनुसूची थी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ के अंदर। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें हम, तो हमारी विधानसभा के अंदर 29 मार्च 2011 को विधानसभा ने आवश्यक संशोधन पारित कर दिया था। तो कब पारित हो गया था, 29 मार्च 2011। तो मेनली तो आपको डेट मिलती है 29 मार्च 2011 को पारित हो गया था, तो लागू मान लेते हैं। लेकिन अगर मुझे पूछे कि लागू कब किया, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को लागू किया। तो किस नाम से लागू किया गया, तो नाम यहाँ पर जो रखा गया राजस्थान के अंदर इसका, वो था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अब देखिए, आपको याद हो तो राजस्थान के अंदर नाम जो है वो क्या है इसका, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। जबकि हम बात करें भारत के अंदर किस नाम से लागू है, तो यहाँ से यह है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। जबकि भारत में यहाँ क्या है, अधिनियम है। नियम हमारे राजस्थान में है, भारत में अधिनियम नाम से है। भारत के अंदर टाइम पीरियड कितना है, 2009। राजस्थान में टाइम पीरियड कितना है, 2011 है। ध्यान रखना, इन डेटा को क्या रखना, याद रखना। राजस्थान के संबंध में अगर इसकी संरचना की हम बात करें, राजस्थान के पश्चिम में संरचना की बात करें, तो राजस्थान के संदर्भ में RTE के अंदर जो अध्याय हैं वो अध्याय कितने हैं, 10 हैं। जबकि जो धारा है वो धारा कितनी है, 29 धारा है, ध्यान रखना। ठीक है,
भारत में कितने 7 अध्याय और 38 धाराएं, राजस्थान ने पूछे तो 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, ध्यान रखना। हमने पूछे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया था, तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 या 35A की वजह से लागू नहीं हुआ। राजस्थान ने जो डिले किया था वो कौन सी धारा के सहयोग से किया, तो RTE एक्ट की ही जो धारा 26 थी, RTE एक्ट की धारा 26 क्या कहती है, किसी भी विद्यालय के अंदर 10% से ज़्यादा शिक्षक पद क्या नहीं हो सकते, रिक्त नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी धारा के तहत क्या किया था, हमने थोड़ा सा इसको डिले कर लिया था, 1 साल लेट हमने 2011 के अंदर इसको क्या किया था, लागू किया था। थैंक यू दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे हो सभी आप? हाँ फटाफट साथ कमेंट जरूर किया प्रेम भी, ध्यान रखना, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट देख लेता हूँ मैं। हाँ ओके जी, तो रफ करें इसको। अब देखिए हम एक एक अध्याय के ऊपर बात करते हैं और 38 की 38 धाराओं के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए भाई, देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें भाई, ठीक है ना। आपके जो भी फ्रेंड हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET की कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, ठीक है, या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो ये टॉपिक सब जगह है, ध्यान रखना। केवल एक सेकंड ग्रेड राजस्थान को छोड़ करके ये टॉपिक जो है वो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु क्या है, उपयोगी है, ध्यान रखना। केवल एक सेकंड ग्रेड के अंदर ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले इसकी संरचना के ऊपर अध्याय पे चर्चा करते हैं हम, ध्यान रखना। तो कितने अध्याय हैं इसके अंदर, टोटल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं भाई। 7 अध्याय में हम बात करें कि पहला अध्याय, प्रथम अध्याय के प्रथम अध्याय में क्या है, तो प्रथम अध्याय का नाम जो है प्रारंभिक कह दें या प्रस्तावना कह देते हैं, ठीक है ना। पहले अध्याय के अंदर RTE की प्रस्तावना लिखी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। जो दूसरा अध्याय है, अध्याय दूसरे अध्याय के अंदर RTE का विस्तृत उल्लेख है, फटाफट दूसरे अध्याय का नाम को मेंशन करना, फिर विस्तृत उल्लेख है, लेकिन इस अध्याय का नाम पूछे तो नाम क्या है, बाल शिक्षा का अधिकार, बाल शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखना, दूसरे अध्याय के अंदर। तीसरे अध्याय की हम बाल शिक्षा का अधिकार या बालक का शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तीसरा अध्याय के ऊपर बात करें कि तीसरा अध्याय कौन सा है हमारे पास, तो फटाफट जल्दी से कमेंट करें भी तीसरा अध्याय कौन सा। साथ साथ आप कमेंट जरूर किया करें भी, ध्यान रखना कि जिन अध्यायों के नाम है, फिर एक एक धाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय के अंदर क्या दे रखा है, तीसरे अध्याय के अंदर हमें दे रखा है कि जो हमारा शिक्षक है सॉरी आपके जो स्थानीय सरकार है हमारे पास में, समूची सरकार है, उसके जो प्राधिकारी हैं, इसके अलावा जो हमारे पास में माता पिता हैं, उनके अधिकार दायित्वों को क्या दे रखा है, उल्लेख दे रखा है, ध्यान रखना। तो तीसरे अध्याय के अंदर हमारे पास में समुचित सरकार, तथा जो स्थानीय प्राधिकारी हैं या अधिकारी एवं माता पिता के अधिकार एवं दायित्व या हम बोल देते हैं कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है तीसरे अध्याय के अंदर। तो पहले में प्रस्तावना है, दूसरे में बालक का शिक्षा अधिकार, बालक शिक्षा का अधिकार या एक बाल शिक्षा का अधिकार। उसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे अध्याय के ऊपर, ध्यान रखना दोस्तों। चौथा जो अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा अध्याय पूछे चौथा, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा हमारे पास में पहला अध्याय सबसे छोटा है, ध्यान रखना, ठीक है। चौथे अध्याय के अंदर देखिए 4 अक्षर का हमारे पास में शिक्षा से संबंधित नाम है, वो क्या है, विद्यालय। अध्याय चौथा और 4 अक्षर का नाम क्या, विद्यालय। तो विद्यालय के मानक, ठीक है, विद्यालय में कौन पढ़ाएगा, शिक्षक,
शिक्षक पढ़ाएगा तो शिक्षक की क्या होनी चाहिए, योग्यता। तो शिक्षक की योग्यता, फिर उसको कुछ अधिकार देंगे, अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अध्याय कौन सा, 5वां अध्याय। तो 5 अक्षर का नाम कौन सा है, 5 अक्षर का नाम जो है हमारे पास में वो है पाठ्यक्रम। क्या नाम है, पाठ्यक्रम दोस्तों। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख। फिर हमारे पास आता है 6ठा अध्याय। देखिए बच कौन गया व्यक्ति, देखो हमारे पास में सरकार आ गई, माता पिता आ गए, हमारे पास में विद्यालय आ गया, शिक्षक आ गया, पाठ्यक्रम निर्माण वाले आ गया, लेकिन ये सारा ताम झाम चल किसके लिए रहा है, बालक के लिए चल रहा है। तो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है वो यहाँ पर है। तो इसमें दे रखे हैं 6ठे के अंदर बालक के अधिकार, ठीक है ना, वो भी किसके संदर्भ के अंदर, जो हमारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये 2005 में आया था, के संदर्भ में अधिकार दिया गया है, ध्यान रखना। और 7वां अध्याय कौन सा है दोस्तों, तो 7वां अध्याय है हमारे पास में प्रकीर्णन। 7वां अध्याय क्या है, इसका नाम है प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन का मतलब इसके अंदर सरकार के अधिकारों की बात की गई और धारा 35 से लेकर 38 तक इसके अंदर है। हम धाराओं में चर्चा करेंगे कि सरकार को ये अधिकार रहेगा कि वह तय मानकों के अंदर परिवर्तन का क्या रखती है, प्रावधान रखती है। वह कभी भी इसकी मूल संरचना के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये सरकार का अधिकार होगा दोस्तों, ध्यान रखना। ये हमारे पास में 7 अध्याय हैं, फटाफट जल्दी से रिपीट कर दो भाई, आ जाओ। धारा अध्याय 1 में क्या है, प्रस्तावना दे रखी है। धारा 2 के अंदर क्या दे रखा है, हमें आरटी का विस्तृत उल्लेख रखा है, बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में बता रखा है। धारा 3 अध्याय 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो समूची सरकार है हमारे पास में माता पिता हैं उनके और स्थानीय अधिकारियों के अधिकार दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख कर रखा है। उसके अलावा धारा 4 के अंदर विद्यालय के मानक क्या है वो होंगे, विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक के अधिकार दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख। 5 के अंदर पाठ्यक्रमों का उल्लेख दे रखा है, पाठ्यक्रम के निर्माण करने वाली संस्थाएं अधिकारी आ जाएंगे इसके अंदर। 6 के अंदर हमारे पास में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 2005 है उसके अंतर्गत बालक के अधिकारों का संरक्षण होगा। और 7 के अंदर सरकार को ये प्रावधान करती है केंद्र सरकार को कि वह नियमों के अंदर जब मर्जी क्या कर सकती है, फेरबदल कर सकती है। ये 7 अध्याय हैं हमारे पास में। अब एक एक करके धाराओं के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों, आइए। हाँ भाई, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, और शेयर ज़रूर किया करें भाई। हाँ भाई, अब बहुत धीरे धीरे इन चीज़ों को चलेंगे, एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे हम। देखिए दोस्तों सबसे पहले आती है धारा 1। धारा 1, धारा 1 में क्या दे रखा है, धारा 1 के अंदर हमारे आरटी का विस्तृत उल्लेख है, ठीक है ना। कैसे, आरटीई एक्ट का विस्तृत उल्लेख सुनिए दोस्तों कि हमसे पूछे कि आरटी एक्ट कहाँ मिलता है, हमसे सवाल अगर ये पूछ ले कि आरटीई एक्ट मिलता है, आरटीई एक्ट मिलता है, हमें पहला ऑप्शन दे दिया धारा 1 अध्याय 1, दूसरा धारा 2 अध्याय 2, तीसरा धारा 1 अध्याय 2 और चौथा ऑप्शन धारा 2
अध्याय 1। तो हमें मालूम है, देखो हमने आरटी के पीछे अध्यायों की बात की, तो दूसरे अध्याय में हमने लिखा था आरटी का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर क्या होगा दूसरा, अध्याय 2 और धारा 1 हमारे पास में, ये क्या होगा, सही उत्तर होगा, ध्यान रखना। अब सुनिए कि इस धारा 1 के अंदर है क्या, 3 बातें दे रखी है इसके अंदर, तीनों बातों को ध्यान से सुनना। पहला दे रखा है कि इसका नाम, ठीक, दूसरा दे रखा है इसका विस्तार, और तीसरी बात जो दे रखी है वो दे रखी है लागू होने की तिथि हमारे पास में। क्या कि धारा 1 के अंदर 3 बातें हैं। नाम, तो हम नाम जान चुके हैं कि आरटेक का नाम क्या है, तो इसका नाम है वो कौन सा है हमारे पास में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये पूरा नाम हमसे पूछे आरटी एक्ट का पूरा नाम, सवाल यूँ पूछ ले कि आरटी एक्ट का पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहाँ या किस धारा में उल्लेखित है, तो कौन सी धारा के अंदर उल्लेखित है, धारा 1 के अंदर। फिर देखिए इसका विस्तार, विस्तार का मतलब ये है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, तो हमने बात की विस्तार दे रखा है इसका संपूर्ण भारत, क्या दे रखा है, संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत का मतलब है कि यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके क्या होगा, लागू होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होगा। अब आप कहोगे सर कि राजस्थान के अंदर तो 2011 में लागू हुआ, तो फिर संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर कैसे छोड़ दिया, राजस्थान भी तो छोड़िए। देखिए जो धारा 1 के अंदर उल्लेखित है वो ये है कि यह संपूर्ण भारत को छोड़ करके बाकी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। वो हमने राज्य सरकारों को छूट दे दी थी, जैसे झारखंड ने उसके बाद में शुरू किया था, तेलंगाना में उसके बाद में शुरू हुआ था, राजस्थान में बाद में शुरू हुआ था, बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने बाद में शुरू किया था, लेकिन उनमें अप्लाई हो गया था कि ये राज्य इसको लागू करेंगे। लेकिन देखिए जैसे जैसे हम धाराएं पढ़ेंगे तो 23 के अंदर हमें टेट के अनिवार्य दे रखे, 26 के अंदर हमें क्या दे रखे हैं कि 10% से ज़्यादा शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे पास में 18-19 पढ़ेंगे, विद्यालय संचालन की मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो वो उस समय स्थितियाँ थी कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जो इन मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो हमने छूट दी थी कि आप कुछ नॉर्म्स के अंदर, कुछ मानकों के अंदर क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। वेरी गुड, शाबाश भी, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ मानकों में परिवर्तन कर सकते हो। तो वो राज्य सरकारों ने क्या किया, इनमें परिवर्तन करते हुए फिर अपने राज्य के अंदर इसको क्या किया था, लागू किया था, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका लेट लागू हुआ था हमारे राजस्थान के अंदर, और बहुत सारे राज्य ऐसे जिनमें लेट लागू हुआ था। लेकिन यहाँ जो विस्तार दे रखा है धारा 1 के अंदर, वो दे रखा है संपूर्ण भारतवर्ष, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। हाँ, जम्मू कश्मीर में जैसे हमारे 5 अगस्त 2019 को हम ये धारा 370-35 ए हटा था, जैसे वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो हमारे पास में ये आरटी एक्ट भी क्या हो गया, लागू हो गया, ध्यान रखना। तीसरा हमारे पास में लागू होने की तिथि, हमसे पूछ ले कि पूरे भारत के अंदर आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस तिथि का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर है, तो इस तिथि का उल्लेख भी धारा 1 के अंदर ही है, ध्यान रखना दोस्तों। ओके, तो बोलो कोई गड़बड़ यहाँ तक नहीं है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं धारा 2 की ओर। देखिए दोस्तों, धारा 2 में बात करते हैं हम। हाँ, फटाफट कमेंट करके बताना कि धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, कमेंट करना भाई। धारा 2 में कमेंट कीजिए भाई। आइए भाई, धारा 2 देखिए। धारा 2 के अंदर जो है वो क्या है, उपधाराओं का उल्लेख है। क्या, उपधाराओं का उल्लेख। उपधाराओं का उल्लेख मतलब यहाँ
कै से लेकर य तक क्या दे रखी है, हमें उपधाराएं दी हुई हैं। कै से लेकर के य तक की उपधाराएं दी हुई है, ध्यान रखना। या हम कह सकते हैं कि धारा 2 के अंदर ये जो उपधाराएं हैं, इनके अंदर एक्ट से संबंधित जो हैं मुख्य शब्दावली दी हुई है। क्या दी हुई है? मुख्य शब्दावली का जिक्र किया हुआ है, ध्यान रखना। किसके अंदर? धारा 2 के अंदर। मुख्य शब्दावलियाँ कैसे? जैसे ध्यान रखना, हमें एक दे दिया वंचित बालक। क्या दे दिया? वंचित बालक। हमें दिया है यहाँ पर अभावग्रस्त बालक। क्या दिया है? अभावग्रस्त बालक। हमें यहाँ बताया गया है कि विद्यालय कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताना कि विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करें कि विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमें यहाँ बता रखा है कि बालक कौन होता है, बालक का संबंध क्या है, यह बताया गया है। फिर हमें बताया गया है यहाँ पर कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है। फिर हमें यह बता रखा है यहाँ पर कि स्थानीय अभिभावक का मतलब क्या है। इस प्रकार के देखना उपधाराएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो हमसे आपको शायद पता चल गया होगा कि धारा 2 में क्या, धारा 2 में देखना होता क्या है कि एक्ट बनाता कौन है, पारित करती है संसद। अब आपको मालूम है कि आपने संसद के अंदर कैसे कैसे लोगों को भेज रखा है वहाँ पर कि हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, ध्यान रखना। तो अब वो एक्ट को बना रहे हैं, ध्यान रखना। तो वो कैसे एक्ट बना देंगे? वो तो बस क्या, एक बड़ी बड़ी आउटलाइन तैयार करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो तो बड़ी बड़ी क्या करेंगे, आउटलाइन तैयार करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन इस अधिनियम की बारीकियों को तैयार कौन करते हैं? तो बारीकियाँ तैयार करने के लिए अधिकारी होते हैं। तो वो अधिकारी छोटी छोटी बारीकियां तैयार करते हैं और फिर एक पूरा बड़ा एक्ट बन करके आता है, ध्यान रखना। तो वहाँ समझाया जाता है एक एक शब्दों के अर्थ को कि वंचित बालक कौन सा होगा, अभावग्रस्त बालक कौन सा होगा, पिछड़े बालक कौन सा होगा, ध्यान रखना। तो एक पिछड़े बालक भी आ जाता है, ठीक है ना। ओके, पिछड़े बालक, पिछड़े बालक जो हैं उसका मतलब क्या है? देखिए, पिछड़े बालक का मतलब है यहाँ पर कैटेगरी में जो आरक्षण दिया गया है, SC ST जनरल OBC, वो है हमारे पास में पिछड़े बालक। अभावग्रस्त बालक कौन सा? आप फटाफट देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते चलिए, मैं बोलता चल रहा हूँ। पिछड़े बालक वो होते हैं क्या कि जैसे हमारे पास के अंदर जो हैं आरक्षण कैटेगरी के जो बालक हैं, SC ST SBC OBC जो बालक हैं, वो पिछड़े बालकों के अंदर आते हैं। अब पिछड़े बालक में केवल OBC नहीं आएगा। वंचित बालक वो बालक, ध्यान रखना, जिनके पास में क्या है, तत्कालीन समय के अंदर संसाधन उपलब्ध नहीं होते, वो वंचित बालकों के अंदर आएंगे। अभावग्रस्त बालक जैसे हमारे पास में 2 कैटेगरी होती है, APL और BPL वाले, तो वो किस में आते हैं? आपके अभावग्रस्त के अंदर। फिर विद्यालय, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी, एक होता है अपर प्राइमरी, फिर होता है माध्यमिक, एक होता है हमारे पास में सीनियर सेकेंडरी। हमारे पास में बदमाशों, ध्यान रखना, ये नहीं होते 4 प्रकार के विद्यालय। 4 कौन कौन से होते हैं देखना। एक होते हैं विद्यालय जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सरकारी होते हैं, ध्यान रखना, जिनकी बिल्डिंग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और उनके टीचर वगैरह पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं। एक विद्यालय होते हैं हमारे पास में अनुदानित, जिनके अंदर क्या होते हैं, ज़मीन प्राइवेट की होती है लेकिन वो सरकार को लीज के ऊपर दी होती है, कर्मचारी होते हैं, उनको कुछ पैसा सरकार से आता है और कुछ वहाँ पर अनुदान के लिए दिया जाता है। तो एक वो होते हैं अनुदानित विद्यालय। तीसरे जो विद्यालय होते हैं वो होते हैं पूर्ण रूप से निजी विद्यालय, जिनकी ज़मीन खुद की होती है, पढ़ाने वाले शिक्षक खुद के होते हैं, अर्थात वो पूरे का पूरा जो प्लानिंग है, पूरे का पूरा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो एक निजी संस्था के द्वारा संपूर्ण आयोजन किया जाता है, वो निजी विद्यालय। और चौथा आता है हमारे पास में विशेष विद्यालय, जैसे हमारे पास में अंध विद्यालय होते हैं या जो विकलांग या दिव्यांग होते हैं, उन कैटेगरी के लिए जो विद्यालय बनेंगे वो विद्यालय आ जाएंगे, ध्यान रखना, विशेष श्रेणी वाले विद्यालय। तो 4 प्रकार के विद्यालयों का यहाँ उल्लेख है। बालक, बालक का मतलब यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के, ध्यान रखना। अब देखना यहाँ जो बालक बताया वो क्या बताया है, 6 से 14 वर्ष का लड़का और लड़की दोनों बालक होंगे, ध्यान रखना। अब बार बार अधिनियम में ये नहीं लिखा जाएगा 6 से 14 वर्ष के लड़के, बालक और बालिकाओं के लिए। उन्होंने यहीं पर धारा 2 में कह दिया कि जहाँ पर भी बालक आएगा उस बालक से अभिप्राय होगा 6 से 14 वर्ष के बॉयज़ और गर्ल्स से, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर बात चले हमसे कि दिव्यांग बालक,
तो दिव्यांग बालक के लिए क्या एज बताई गई है? 6 से 18 वर्ष। ध्यान रखना दोस्तों, सामान्य बालक की एज तो कितनी है? 6 से 14 वर्ष है, जबकि दिव्यांग जो बालक है उसकी एज कितनी है? आपकी 6 से 18 वर्ष की एज के बारे में बात की गई है। फिर प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री की हमने बात की है, 1 से 8 तक की कक्षा क्या होती है? एलिमेंट्री होती है। ध्यान रखना, प्रारंभिक शिक्षा होती है। फिर स्थानीय अभिभावक क्या होते हैं? स्थानीय अभिभावक का मतलब वे व्यक्ति जिनके बालक उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थानीय अभिभावक। स्थानीय अभिभावक का मतलब ये कतई नहीं है कि गांव के सभी लोग या गांव के वयस्क सभी लोग या गांव के जो विवाहित सभी लोग वो स्थानीय अभिभावक नहीं होते। स्थानीय अभिभावक का मतलब है कि वे अभिभावक, ध्यान रखना, जिनके बालक संबंधित स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो उस स्कूल के स्थानीय अभिभावक के अंदर उनकी क्या होगी? गिनती होगी, काउंटिंग होगी। ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हमारे पास में क्या है? धारा 2 है। फिर धारा 3 के ऊपर चलते हैं दोस्तों हम। अब देखना कि धारा 3 को और धारा 8 को और धारा 13 को, ये 3 धाराएं हैं, इनमें अलग अलग ध्यान रखना, इनको कंफ्यूज मत होना। अभी हम 3 के ऊपर बात करें। धारा 3 क्या कह रही है कि बालक का अधिकार होगा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। धारा 3 क्या कहती है? निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा। ये धारा 3 कह रही है, अर्थात यह कहती है, इसके अंदर यह भी उल्लेखित है कि समूची सरकार का यह दायित्व है कि वह संपूर्ण राज्य के अंदर निःशुल्क शिक्षा का क्या करे? आयोजन करे। तो आपको शायद लगता होगा कि जो हमारे इस आरटेक्ट को निःशुल्क बनाने वाली धारा है वो कौन सी होगी? 3। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं साथियों। ध्यान रखना कि यहाँ पर यह उल्लेखित जरूर है कि समूची सरकार का दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का क्या करे? आयोजन करे। और आगे जो मेन बात जो पहले लिखी है वो ये लिखी है कि निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा। ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर उल्लेखित है, लेकिन ये कतई निःशुल्क बनाती, क्योंकि जब धारा 13 पढ़ेंगे हम तब हमें पता चलेगा कि धारा 13 है वो अधिनियम को निःशुल्क बनाती है, न कि धारा 3। ध्यान रखना दोस्तों। अब बात यह है हमारे पास में कि आरटीई के अंदर अगर कोई बालक जो है वो कभी स्कूल गया ही नहीं हो, या एक बार उसने क्या किया कि स्कूल जाना शुरू किया और पहली क्लास में स्कूल गया, दूसरी क्लास में स्कूल गया, अब दूसरी क्लास के अंदर उसने स्कूल को छोड़ दिया। ध्यान रखना, अब 4 साल के बाद वापस स्कूल की ओर लौट करके आता है। ध्यान रखना, तो 4 साल के बाद जब स्कूल लौट करके आएगा तब हम उसको कौन सी कक्षा के अंदर एडमिशन देंगे दोस्तों? तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए। ध्यान रखना दोस्तों। तो ये सब बातें जानेंगे हम अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू दोस्तों, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।